Farah Zehra from 2eyes.com, an online digital magazine. सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर हमें सबसे पहले ये बताएं कि आप यूपी के बलिया शहर से हैं। आपका सफ़र बलिया से मुंबई तक का कैसा रहा और आपकी रुचि फिल्मों में और सीरियल्स में कैसे आई? कुछ इसके बारे में बताएं। मेरे फादर एक्चुअल हम तो बलिया डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव वहीं के रहने वाले जी। मेरे फादर रेणुकूट हिंडाल्को में थे। मेरी बेसिक शिक्षा वो वही हिंडाल्को में हुई। तो मैं बचपन से ही थिएटर करता था और मैं बिक्री करता था, गाने गाता था और बस स्टेज तो कला मेरे रग में, मेरे रगों में था। तो जब बच्चा होता है तो माँ बाप को बहुत अच्छा लगता है, कला से प्यार करते हैं, तालियां बजाते। फिर मेरे फादर रिटायर हो गए, मुझे गांव आना पड़ा। तो मेरे अंदर की जो कला थी वो ऐसा लग रहा था कि वो जन्म मैंने उसी दरमियान जो है एक पूरे हिंदुस्तान के एक हिंदुस्तान राइटर साहित्य नाटक अकादमी की तरफ एक पेपर में ऐड मैंने पढ़ा था कि उनको नाटक किया था। तो मैंने 8th क्लास में मैंने नाटक और मुझे नहीं पता था कि मेरी लेखन का ये होगा कि मुझे उस समय हिंदुस्तान का जो साहित्य अकादमी का प्रथम पुरस्कार मिला। और फिर मैंने गांव में ही नौटंकी शुरू की। गांव के बच्चों को मैंने इकट्ठा किया, उनको ट्रेन किया और मैंने दिवाली के दिन, हमारे यहाँ आपको पता है कि सार्वजनिक दिवाली नहीं होती, लेकिन बलिया डिस्ट्रिक्ट में चिटिया गांव से मैंने पहली बार सार्वजनिक दिवाली का शुभारंभ किया और सभी समुदाय के लोग वहां पे थे। इकट्ठा खाना बनता था, खाते थे और दिवाली मनाई जाती थी। तो मैंने कहा कि ये जो दिवाली है, इसके 3 दिन की दिवाली के बीच में कुछ मनोरंजन बात। मैंने वहां पर ड्रामा शुरू किया, बच्चों को था कि चंबल का बागी प्रताप हिट थे। वो इतना हिट हुआ था कि उसके हमको कमर्शियल तो हमने गांव में शादी विवाह में जाके, जबकि मुझे नहीं करना था, लेकिन बस कला है तो करता रहा। फिर इसी रुझान में मैं नौटंकी चलती रही और मेरे पिताजी चाहते थे मैंने बीएससी कंप्लीट किया और मुझे नहीं पता था कि डॉक्टर बनने वाला आदमी जो डायरेक्टर बन जाएगा तो बन जाए। और वहां से मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली में मैं थिएटर कर रहा था तो एनएसडी है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। मैंने कई बार ट्राई, मेरा एडमिशन तो नहीं हुआ, लेकिन निराश नहीं हुआ। फिर मैंने वहां पे थिएटर करने लगा और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की कथक की बड़ी मशहूर है रीता गांगुली जी, बेगम अख्तर, वो मुझे स्पॉन्सर, उनके घर में रहना, खाना, सारी और वो मेरा एक थिएटर का सफर शुरू। और मैंने इस तरीके से दिल्ली में जम के थिएटर किया। तकरीबन 1500 हमने थिएटर्स किए और मैंने नाटक लिखे। और एक प्ले है असगर बजाज जी का, जिसने लाहौर नहीं देखा, पाकिस्तान का बहुत फेमस प्ले है, भारत पाकिस्तान के बंटवारे पे। उस प्ले को लेकर पाकिस्तान जाने का मौका मिला, रिस्पेक्ट थी और बहुत अच्छा लगा। और वाकई वो ड्रामा बहुत खूबसूरत, असगर बजाज जी ने जो वो ड्रामा लिख दिया, इंसानियत की वो मिसाल है कि लोगों को देखना चाहिए। मतलब देखने के बाद ये एहसास हो सकता है इंसान कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कोई फर्क नहीं, सेम कल्चर, सेम भाषा, सेम लोग, सारी लड़ाइयां राजी। सर आपकी उपलब्धियां सुन के बहुत अच्छा लगा। सर हमें ये बताएं कि जो आप इतना आपने मकाम पा लिया है और अब आप इतना आगे बढ़ गए हैं इस प्रोफेशन में, इस फील्ड में, तो अब आपके घर वालों की क्या प्रतिक्रिया है इस पे? उनका क्या, आप सपोर्टिव हैं कि अभी भी थोड़ा सा? घर में अभी तो सब लोग मुझे बहुत लाइक करते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी का जो सबसे दुखद पहलू ये रहा कि जब मुझे अपनी माँ को और पिता को ये बताने का मौका मिला कि आपका बेटा जो उस मंजिल को तय कर ले जिस मंजिल का सपना उसको बचपन में, तो ना तो माँ रहे ना पिता रहे, तो ये एक अंदर से दुख है जीवन में। या सारी मेहनत सिखाने की, उनको कला को बताना,
लेकिन तो कुछ अर्थ नहीं है। हम बस बस वो शायद वो उनकी आत्मा हमें देख रही होगी और उनको खुशी का यही मेरे लिए बड़ी तमन्ना है, लेकिन दुख हमेशा रहा कि हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। बस मेरे पिताजी एक मेरा प्ले देखे थे बकरी, और संयोग से दिल्ली आ गए थे, तो उनको बस वही अच्छा लगा था। बाकी ये तो दुख है ही कि इतनी मेहनत करके हम मंजिलें पा ले और हमें तकदीर का फसाना ही कहा जा सकता। नहीं और उनकी आत्मा जहाँ होगी वो बहुत खुश होगी आपकी उपलब्धियां देख के। जी, मैं तो अपने सीरियल्स में, धारावाहिक में कहीं न कहीं मैं उनके नाम को जोड़ देता हूँ। जैसे मेरा एक डीडी किसान पे एक सीरियल आने वाला सरथा गांव के बीच, तो उसके अंदर जो है मैंने जो हीरोइन के जो हीरो के जो दादाजी हैं, तो मैंने अपने पिताजी का नाम ही दिया। अच्छा। तो कहीं न कहीं अब उस बंगलों का नाम मैंने अपने माँ और पिता के नाम पर रख दिया, प्रेमचंद। तो मेरे जितने भी सीरियल्स में लिखता हूँ या कर रहा हूँ काम, कहीं ना कहीं उसमें एक पात्र मेरी माँ और पिता का नाम जरूर। मेरी कोशिश होती है कि जो डिजाइन करो उस कैरेक्टर्स को डिफाइन कर सके, और लोगों को न भी हो तो कम से कम मेरे जो परिवार से जुड़े लोग हैं जब वो देखें, उनको कहें अरे यार ये तो पता माँ बाप को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से सम्मान, मेरी कोशिश सम्मान उनको मिले और बेस्ट। बहुत अच्छी बात है सर। सर जिस तरह से अब इतना डिजिटलाइजेशन हो गया है और अब तो चैनल्स भी लोग ऑनलाइन देखने लगे हैं, तो आप दूरदर्शन पे अपने सीरियल्स दे रहे हैं, जैसे अब आपका एक नया सीरियल सीबीआई शुरू होने वाला है, तो सर आपको क्या लगता है कि आपको वो ऑडियंस, वो रीच आपको मिल पाएगी, क्योंकि आप दूरदर्शन पे, क्योंकि अभी दूरदर्शन को देखने वाले लोग अब बहुत कम हो गए हैं, तो अब देखिए हम आपको बता दें, एक सर्वे की रिपोर्ट में शायद बहुत कम लोगों को पता है, आज भी एशिया में सबसे ज्यादा देखने वालों की संख्या है वो दूरदर्शन। अगर आप उसको अब रही बात, लोग बोलते हैं टीआरपी की, तो टोटल जो है पूरे मेट्रो सिटी में 1000 जो है टीआरपी की मशीन लगी है, जिसमें से 600 मशीनें काम करती हैं, और 600 मशीनों से ये डिसाइड नहीं किया जा सकता कि जी टीवी स्टाफ पर कुछ होता है। दूसरी बात यह है कि जो मेरा जो दूरदर्शन में मेरा जो मकसद है कि हमारी बातें, जो राइट मकसद है, जो नेचुरल एक्ट है, वो दूरदर्शन पे आपको देखने को मिलेगा। प्राइवेट चैनल आज फैंटेसी सच्चाई से परे हो चुका है। तो पहली तो कोशिश ये है कि गांव में जो लोग हैं उनको हम अपने धारावाहिक के माध्यम से एक नई गाइडेंस, पहली चीज। दूसरी, तो अभी जो मेरा एक लेटेस्ट सीरियल है वो साइबर क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया सीबीआई नाम से है, वो डीडी इंडिया पर है, और डीडी इंडिया 146 कंट्री में दिखाई देता है। इंडिया का कोई ऐसा चैनल नहीं है जो 146 कंट्री में दिखता हो, और कंप्लीट एनआरआई के लिए वो चैनल लॉन्च किया था भारत सरकार ने 90 में। और डीडी इंडिया को लोग उस पर बेस्ट प्रोग्राम चलते हैं, इसीलिए वो चैनल चूज किया कि वहां पर एक प्रोग्राम को दिखाया। भारत जो है, अभी मोदी जी कहते हैं न्यू इंडिया, ऐसे कैशलेस इंडिया, लेकिन न्यू इंडिया और कैशलेस इंडिया के साथ में हम अपने नागरिकों को अगर जागरूक नहीं कर पा रहे हैं कि साइबर क्राइम धीरे धीरे तकरीबन 40 करोड़ की पॉपुलेशन जो है चाइल्ड, जो बच्चों के हैं, 14 साल से जो नीचे के बच्चे हैं, वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। आज इंटरनेट है, स्काइप है, डिजिटल मीडिया, और उनको ही गिरफ्त में ले रहे हैं। साइबर क्राइम के जो क्रिमिनल्स हैं, तो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, अगर हम उनको, अपने लोगों को हम सचेत नहीं करेंगे, हम उनको सही तरीके से समझाएंगे नहीं, तो ये जान लीजिए कि साइबर क्राइम का अपराध बहुत तेजी से बढ़ेगा। और ये अपराधी ऐसे हैं जो स्क्रीन के पीछे हैं, जो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन प्रतिदिन आपके घरों में डकैती डाल रहा है, आपके परिवार को मिसगाइड कर रहा है, और आपकी बच्चियों को, 12-13 साल की बच्चियों को, जो जिनको नहीं पता है दुनिया कैसी है, उनको भी जो है सेक्सुअल दुनिया में चला जाता है। बिल्कुल सही बात। तो सीबीआई का मकसद वही कि साइबर क्राइम को ज्यादा से ज्यादा रोका जाए, कहानियों के माध्यम से हम लोगों के पास जाए कि ये गलतियां हुई थी, ये गलती आप ना करें, ये गलतियां हो सकती हैं, तो समझ। उस धारावाहिक है, इंटरटेनमेंट धारावाहिक है, उसके साथ एक लाइफ मैसेज लोगों को नई तरीके से करने देती है।
सर मेरा अगला और मुझे सवाल, लगता है, सर गो हेड गो हेड। जी बिल्कुल, मेरा अगला मुझे ऐसा सवाल लगता आपसे यही था कि आप अपने सीरियल्स और अपने प्लेज जो आप करते हैं थिएटर में, तो बेसिकली वो एक एंटरटेनमेंट का मोटिव होता है या आपका मोटिव कोई सोशल मैसेज को पहुंचाना भी होता है? मेरा अगला सवाल यही था जिसका जवाब आपने अब दिया है। देखिए, अब बताऊं मैं कि एक सिंपल चीज है कि आज किताबें लिखी नहीं जा रही हैं, जो लिखी जा रही है वो पढ़ी नहीं जा रही। बिल्कुल। आज सेलुलर तो हम तो सिनेमा है, जो सीरियल्स है, ये यही उपन्यास है, यही किताबें हैं। इसके माध्यम से हम समाज को नई दिशा दे सकते हैं। अगर मनोरंजन के साथ हम सही ज्ञान बांट सकते हैं तो यही सबसे बेस्ट पहलू है, और हम इससे समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसे जितने भी लेखक हैं, निर्देशक हैं, निर्माता हैं, उनकी सोच ऐसी ही होगी। बिल्कुल। और जिस तरह की सोच के लोग आने लगेंगे, देखिए पैसा कमाना एक सेकंड पहलू है, लेकिन पैसे के साथ समाज को नेतृत्व देना वो बेस्ट पहलू। वो हमारा उत्तरदायित्व बनता है, हमारा दिक्कत हमारा फर्ज बनता है को सही गाइडलाइन। बिल्कुल। सर एक आखिरी सवाल कि आप नए कलाकारों को कैसे मौका देते हैं? मतलब आप नए कलाकारों को अपने सीरियल्स में या प्लेज में जगह देते हैं कि कई पुराने जो मंझे एक्टर्स हैं वही आपके सीरियल्स का पार्ट बनते हैं, उनको मौका देते हैं आप? तो कैसे देते हैं, कैसे चूज करते हैं नए लोगों को? मेरे धारावाहिक में जैसे मान लीजिए कि इज द वेरी लीड कैरेक्टर, जैसे फादर है, मदर है, अंकल्स है, बुआ है, आफ्टर 45 एज के ऊपर दो लोग जो सब प्रोफेशनली उसको काम लेते हैं, जो मार्केट के बेस्ट जिनको दुनिया जानती। और जैसे यंग जनरेशन है, 14 साल से लेकर 25-30 साल के, इसमें हम नए लोगों को, फ्रेश चेहरों को देख देते हैं, उनको काम देते हैं, लेकिन फिर उसके मैं पूरा ट्रेन करता हूँ। मेरे पास तो मैं एक्टर बोलता, कच्चा घड़ा हो मेरे पास, मिट्टी हो, कच्ची मिट्टी आ जाओ, मैं तुम्हें एक अच्छी आकार और साकार दे सकता हूँ, हमारे जब तक अपने डाल। लेकिन बहुत से लोग आते हैं 20, 25, 50, 100, लेकिन डिवोटी बहुत कम होते हैं। जैसे हम लोगों ने जिस तरह से सीखा है, अब वो समय रहा नहीं। आज लोगों को फास्ट फूड है, अभी तुरंत कैमरे पे आना। फ्री ट्रेनिंग देता हूँ, उसका चार्ज नहीं है। अच्छा। और काफी लोगों को मैंने ब्रेक दिया है, और हमारे हाथ के ब्रेक दिए हुए लोग कुछ लोग अच्छी जगह पे भी हैं, जिन पर हमने बहुत मेहनत की है। सब लोग कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो सर आपके पास एक्टर्स जो हैं वो खुद अप्रोच करते हैं या आप ही ऐसे उभरते हुए कलाकार जिनको नहीं कोई प्लेटफॉर्म मिल पा रहा है, आप खुद उनको अपने यहाँ जगह देते हैं? मैं हमेशा अपने शो के लिए बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस, अभी आगरा मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, बहुत कटिंग था। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं करने का मेरा मकसद यही होता है कि मेरे पास नए लोग मुझे मिले, वो कॉन्टेक्ट करते हैं, उसमें से कुछ सिलेक्ट होते हैं, उनको सही गाइडलाइन देते हैं, उनको ठीक करते हैं। ये एक जरिया है मेरे पास। और प्लस दूसरी बात क्या है कि आप बॉम्बे में तो ये पोजीशन है कि प्रतिदिन जो है लाखों बच्चे आते हैं बेचारे, उनको और इंटरेस्ट ढूंढते हुए कि चलो मिलते हैं। और मेरी कंपनी का एक बेस्ट पहलू ये है, पूरे बॉलीवुड में लीड इंडिया टीवी के एक पहलू है कि इनके दर पे आया हुआ इंसान कभी खाली, उसको कहीं न कहीं उसके मुताबिक काम, और सब खुश, जो भी आया है वो काम मेरे पास से लेके गया है, मैंने किसी को निराश नहीं किया, बस उसको मेरे पास मिलना जरूरी। और मैं खुद मिलता हूँ, ऐसा भी नहीं है कि जैसे कंपनी है, मैंने एक कास्टिंग डायरेक्टर रख दिया हुआ है या टीम रख दी है, मैं पर्सनली खुद, मैं बहुत अवेलेबल हूँ, बोलता हूँ मुझसे मिलिए, बात कीजिए। और मेरी ऑडिशन की बातचीत, अगर मेरी बातचीत में सफल है तो बातचीत की शैली और शब्दों का चुनाव अगर बेहतर है, बात कर सकते हैं, शब्दों को, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, तो मेरे लिए उनको मैं काम देता हूँ। बहुत अच्छी बात है सर, आपसे बात करके सर बहुत अच्छा लगा, और हम कामना करते हैं कि आपका जो नया सीरियल है CBI, वो आपके और प्लेज और सीरियल्स की तरह सुपर हिट जाए। और सर बहुत बहुत धन्यवाद अपना वक्त देने के लिए, अपना समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। आपको धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और अगर हमारे माध्यम से आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म को कोई बड़ा प्लेटफॉर्म अगर दिया जा सके कभी, तो याद कीजिएगा।
ये बिल्कुल मेरा ये जन्म है और ये मेरे नेचर। Thank you so much, sir. Thank you so much for your time and for the information. Thank you so much. नमस्कार, जय हिंद। Namaste.